Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the lecture number 3 of unit 5, surface chemistry. तो इस वीडियो में हम फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में सॉर्प्शन की डेफिनेशन बताई थी कि सॉर्प्शन क्या होता है, जब एड्सॉर्प्शन और आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दोनों मिक्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, सॉर्प्शन। दोबारा से बता देते हैं, सॉर्प्शन क्या होते हैं, जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमिनास होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। तो आज एक और डेफिनेशन बता रही हूं मैं आपको, जब एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल थे वो रिमूव हो जाते हैं तो उनको डिसॉर्प्शन कहते हैं। दोनों डेफिनेशंस नोट कर लो। डिसॉर्प्शन, तो डिसॉर्प्शन क्या होता है स्टूडेंट, डिसॉर्प्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए थे, ठीक है, एड्सॉर्ब स्टूडेंट, एब्सॉर्ब नहीं एड्सॉर्ब, यानी कि इस तरह से इनको रिमूव कर देना, ठीक है, तो ये डिसॉर्प्शन होगा, ठीक है, इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस थी हमारी एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो जो टाइप्स की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और सेकंड होते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो इनको जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होते हैं हम इनको फिजियोप्शंस भी बोल देते हैं, और ये केमिजॉप्शन। ठीक है, अब फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है ना वो एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस चीज को बड़े ध्यान से रखो, जो आपका डिपेंडेशन होता है वो पूरी तरह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे रहता है। ठीक है, ये पूरी तरह से डिपेंड किस पे रहता है, डिपेंड्स ऑन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं। ठीक है, यदि तो आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, यानी कि थोड़े कमजोर हैं, तो आपका फिजिकल एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आपका फिजिकल एब्सॉर्प्शन होगा। यदि आपका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो आपका क्या होगा, केमिकल एब्सॉर्प्शन होगा। अब ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगी कि जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन जो केमिकल या कोवलेंट के केस में आते हैं, कोवलेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो वो क्या होते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन होते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं के ऊपर जो है हम इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे। जब आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये फिजियोप्शन होगा। ठीक है, एक बात याद रख लेना इसके अंदर, क्या कि जब भी आपका एड्सॉर्बेट, ठीक है, यहां लिख देती हूं, एड्सॉर्बेट, ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, यदि इनके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो उस केस में फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा। और यदि इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आपका क्या होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। तो देखो इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो स्टूडेंट हम अब डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, यानी कि वीक जो वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनके बारे में और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में। तो चलिए देखो, पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, द मोलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट टू द सरफेस सिंपली बाय वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो आपके एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्बेंट के बीच का जो आपका मोलिक्यूल है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो आपका एड्सॉर्बेट है और आपका एड्सॉर्बेंट है, इनके बीच के जो मोलिक्यूल्स हैं, जो इनके बीच की बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, किस केस के अंदर, आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर। लेकिन यदि द मोलिक्यूल्स आर हेल्ड टू बी सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मिंग सरफेस कंपाउंड, लेकिन जो आपके मोलिक्यूल्स होंगे वो हेल्ड होंगे सरफेस पे केमिकल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो केमिकल यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा होंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है, इट इज रिलेटिवली वीक। तो जो ये है जो आपके फिजिकल वाले हैं ये क्या है, वीक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो वीक बॉन्ड बनाने के कारण ये क्या है, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देते हैं। जबकि जो आपके केमिकल जो केमिसॉर्प्शन वाले हैं ये कैसे बनाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देते हैं, दैट्स वाई वो क्या देते हैं, हमें केमिकल बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट क्या है, द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो एंड लाइज बिटवीन 20 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की जो आपकी हीट है, एड्सॉर्प्शन की हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो लो है। ठीक है, लाइज कर रही है 20 से 40 किलो जूल में। लेकिन जो आपका हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है केमिसॉर्प्शन का वो हाई है। ठीक है, लगभग 40 से 200 किलो जूल मोल इनवर्स इसके बीच में लाइज करती है। तो इसके लिए देखो स्टूडेंट, आपको मैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन का पहले क्लियर करती हूँ। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता क्या है, तो देखो सबसे पहले हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन के लिए स्टूडेंट, सपोज कि आपके पास यहाँ कोई पार्टिकल है जो कि एड्सॉर्बेंट है। ठीक है, एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये इसका सरफेस है, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल किस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल जो है सरफेस के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो 1 मोल अगर सपोज करो यहाँ पर एड्सॉर्बेट का आके यहाँ फिक्स होना चाहिए। ठीक है, 1 मोल एड्सॉर्बेट का आके फिक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पे अपनी जगह बनाएगा। ये ऑलरेडी फुल भरा हुआ है लेकिन यहाँ जगह बनाएगा अपनी, ये मॉलिक्यूल हटेगा या साइड में होगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो किसी एड्सॉर्प्शन के सरफेस पर जो भी कोई भी आपने एड्सॉर्बेंट ले रखा है उसके सरफेस पर यदि 1 मोल आपने एड्सॉर्बेट डाल दिया या आ जाए सपोज, तो वो क्या होगा, एड्सॉर्ब हो जाए। आप चाहते हो कि वो वहीं पे एड्सॉर्ब हो जाए, तो उस समय वहां पर क्या होगा, एक एनर्जी निकलेगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। तो जो वो एनर्जी रिलीज हुई है ना, उसी को हम एड्सॉर्प्शन ऑफ हीट कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एड्सॉर्प्शन ऑफ हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन एड्सॉर्बेट गैस और लिक्विड इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होगा, जब आपका एड्सॉर्बेंट का कोई सरफेस है उसके ऊपर कोई एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल आ जाएगा तो वहां यहाँ पर जगह बनाने की कोशिश करेगा। तो जैसे वो यहाँ पर अपना प्लेस बना लेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ हीट। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, फिर चलते हैं दोबारा से अपने डिफरेंस की तरफ। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस है इट इज रिवर्सिबल। जो फिजियोप्शन है आपका ये रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे रिवर्सिबल है, अगर मान लो कि कोई कपड़ा था, मैंने इसका एग्जांपल दिया था स्पंज का, स्पंज को हमने गीला कर दिया, थोड़ी देर में फिर से सूख जाएगा। ठीक है, तो स्पंज गिली है, गिली से सूख जाएगी और फिर सूखे से वो गिल्ली भी हो जाएगी, तो ये रिवर्सिबल है। लेकिन अगर बात करेंगे केमिसॉर्प्शन की, ठीक है, तो केमिसॉर्प्शन जो है वो इरिवर्सिबल है। तो ये स्टूडेंट इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल कैसे है, यदि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना डाई वाला, ठीक है, यदि आपकी एक बार दुपट्टे पे कलर चला गया तो डाई हो गया, तो वो दोबारा से थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, तो वो तो उसी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसा है, केमिसॉर्प्शन किस तरह का है आपका फिनोमिना, इरिवर्सिबल फिनोमिना है। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर ऑफ एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल। जो पार्टिकल एड्सॉर्ब होते हैं उसकी अलग अलग से जो लेयर्स हैं इसके ऊपर बन जाती है। लेकिन जो आपका केमिकल है ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर ऑफ एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल। ये सिर्फ एक ही लेयर बनाता है। ठीक है, ज्यादा लेयर नहीं बनाता, मोनोलेयर है।
और यहाँ पर एक बार मैं दोबारा से इन पॉइंट्स को बता देती हूँ एक बार दोबारा। तो ध्यान से सुना स्टूडेंट, यदि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब लगता है तो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, है ना। तो यानी कि वीक होता है, तो जो वीक होगा वो क्या होगा आपका, रिवर्सिबल होगा, ठीक है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने पे बॉन्ड टूटा ही नहीं, तो वो कैसा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई ये रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। और सरफेस पे आएगा तो चला भी जाएगा, फिक्स भी नहीं है ये, ठीक है। तो फिक्स नहीं है इसलिए ये सारी लेयर्स बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं इसकी, तो ये इरिवर्सिबल है क्योंकि ये एक ही लेयर बनाएगा, स्ट्रॉन्ग है ना, तो इरिवर्सिबल है इसलिए ये एक ही लेयर बनाएगा। तो 3 डिफरेंस हमने पहले पढ़े, 2 डिफरेंस अब पढ़े, तो 1-2 डिफरेंस और पढ़ते हैं स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा, इट इज नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक है। क्या कारण है स्टूडेंट, जब भी आप देखोगे पानी, ठीक है, पानी कंडेंस होता है तो वो किसी भी सरफेस पर हो सकता है, ठीक है। हीट करेंगे तो वापस चला जाएगा, ठीक है, कंडेंस होगा किसी भी सरफेस पे हो सकता है, तो जैसे ही उसको हीट करेंगे तो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की, केमिसॉर्प्शन की, तो ये तभी होता है जब आपका एब्जॉर्बेट हो, ठीक है, तभी फॉर्म होगा, वरना ये फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या है, स्पेसिफिक है नेचर में, ठीक है। इसकी बात करते हैं फिजियोप्शन की, तो इसमें क्या होगा, पानी कंडेंस होता है तो वो किसी भी सरफेस पर हो सकता है, ठीक है, हीट करके वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं केमिसॉर्प्शन की, ये तभी होता है जब आपका एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में पॉसिबिलिटी होगी, तभी ये फॉर्म होगा, अदरवाइज ये फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में ये स्पेसिफिसिटी का डिफरेंस भी हमने देख लिया। लास्ट डिफरेंस आता है इसमें, इट अकर एप्रिशिएबल ओनली एट लो टेम्परेचर, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ सरफेस इज रेज्ड। जैसे ही सरफेस का टेम्परेचर रेज होता है, मतलब कि बढ़ता है, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है रेज होता है, बढ़ता है, तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है, वो कम हो जाता है। किस केस में, फिजियोप्शन में। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, ये इट अकर एट ऑल टेम्परेचर, ये हर टेम्परेचर पे अकर हो सकता है। बट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन इसका एड्सॉर्प्शन जो है इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा वाला स्टेप है। तो ये स्टूडेंट हमारी इसके अंदर दोनों के अंदर जो डिफरेंस पॉइंट थे वो थे। तो 2 सिमिलरिटी भी पढ़ लेते हैं, इसके अंदर सिमिलरिटीज भी हैं। तो देखो सिमिलरिटीज क्या है, सिमिलरिटी है, इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जो आपका फिजियोप्शन है ये इंक्रीज होगा जब प्रेशर भी इंक्रीज होगा, दबाव बढ़ाएंगे तो इसका जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही उसकी बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की, तो वो भी दबाव बढ़ाएंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक और इसके अंदर सिमिलरिटी है, इट इंक्रीज, बोथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। दोनों के दोनों क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं। तो देखो एग्जांपल देखते हैं फिजियोप्शन का और एग्जांपल देखते हैं केमिसॉर्प्शन का। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का जो एग्जांपल है वो है चारकोल गैसों को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेज ऑन चारकोल, जो चारकोल होता है वो क्या करता है, गैसेज अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर बात करते हैं केमिसॉर्प्शन की, तो जब ऑक्सीजन इसमें मिलती है तो ये ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो Ag है, ऑक्साइड के साथ मिलेगी तो AgO यानी कि सिल्वर ऑक्साइड बनाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारा एक जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया। तो हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, कौन कौन से फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन को, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेचर, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, एड्सॉर्बेंट का नेचर। सेकंड है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है। और ये कई बार नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट यानी गैस का नेचर भी पूछ लिया जाता है, दैट्स वाई हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट यानी कि गैस का। थर्ड जो है मेन है वो है टेम्परेचर, और फोर्थ जो है वो है आपका प्रेशर। तो स्टूडेंट इनसे रिलेटेड जो आपकी है फ्रेंडली आइसोथर्म है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है। वो फैक्टर इफेक्ट में ही है, तो वो टॉपिक आपका फैक्टर इफेक्ट में ही है स्टूडेंट। लेकिन मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये काफी लंबी वीडियो हो जाएगी और उसके लिए एक अलग से वीडियो मुझे चाहिए ताकि मैं उसमें आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ये अब जो हमारे फैक्टर इफेक्ट है उनके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, बड़े अच्छे से समझना, बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट। थ्योरी वाली यूनिट है, सारी थ्योरी पार्ट है इसके अंदर, ये भी मैं आपको थ्योरी में बता दूंगी, लेकिन उनके लिए आपको थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट की। तो पहले एक मेरी बात का आंसर देना आप। मैंने एक बकेट में वाटर लिया, ठीक है, एक बकेट में वाटर लिया,
तो ये यहाँ पर वाटर इसके सरफेस तक है, और यही वाला वाटर, सपोज ये 1 लीटर वाटर था, यही वाटर को मैंने यहाँ सरफेस पे ऐसे फैला दिया, मतलब नीचे फर्श पे ऐसे खिंडा दिया, ठीक है। और ऊपर से अगर आपको कोई सन रेज आ रही है, गर्मी के दिन है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाटर जो है वेपोराइज हो जाएगा, जल्दी से वेपोराइज हो जाएगा। तो आप मुझे आंसर दो कि इन दोनों में से कौन सा पानी जल्दी वेपोरेशन होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन सा पानी जो है वो जल्दी से इवेपोरेशन होगा। तो देखो यहाँ पर जो बकेट में पानी है उसका सरफेस एरिया क्या है, बिल्कुल कम है, ठीक है, लेकिन इसका सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा। तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि अगर हम फर्श पे पानी खिंडा देंगे तो वो बड़ी जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। तो देखो जो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट का है, तो ये सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। तो देखो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, इट इज सरफेस फिनोमिना। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये पूरी तरह से सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। किसके सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो ये जो हमारा था पहला फैक्टर, यानी कि नेचर जो है एड्सॉर्बेंट का कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही आपका क्या होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। पहला फैक्टर था। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट यानी कि गैस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि गैस की बात कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, बस आपने एक चीज याद रखनी है कि जो इजली लिक्विफिएबल गैसेस होती हैं, ठीक है, इजली लिक्विफिएबल गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड टुगेदर एक्सटेंट। देखो लिक्विफिकेशन, जितनी ज्यादा लिक्विफाई गैस होगी उतना ही उसका जो है आपका ग्रेटर एड्सॉर्प्शन होगा, यानी कि एड्सॉर्ब ज्यादा ग्रेटर एक्सटेंट में करेंगे जितनी ज्यादा लिक्विफिएबल गैसेस होंगी। तो लिक्विफिएबल गैसेस कब होंगी, लिक्विफिएबल गैसेस तब होंगी जब क्रिटिकल टेम्परेचर उनका देखेंगे। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा गैस क्या होगी, लिक्विफिएबल। यानी कि जो लिक्विफिकेशन जो प्रॉपर्टी आपकी, लिक्विफिकेशन प्रॉपर्टी पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है, पूरी तरह से क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड है, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है आपका जो लिक्विफाइड गैस है उसका जो सर्टेन टेम्परेचर होता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड क्या करता है, टेम्परेचर, गैस नॉट बी लिक्विफाइड। तो देखो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो उतनी ही इजिली लिक्विफाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी दो कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तो लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि लिक्विफिकेशन इजिली जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी गैस, ठीक है। लिक्विफाई जल्दी हो जाएगी क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा था। तो दैट्स वाई वो उनका जो एड्सॉर्बेट की बात करते हैं तो वो एड्सॉर्बेट भी उनका ज्यादा होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इन इट्स क्रिटिकल स्टेट अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाई बाय प्रेशर अलोन। या मैं हिंदी में बताऊं तो ये एक ऐसा तापमान है जिस पर कोई भी गैस द्रव में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। कोई भी गैस जब द्रव में परिवर्तित हो जाएगी यानी कि लिक्विफाई हो जाएगी तो वो उतना ज्यादा सरफेस एरिया लेगी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया लेगी उसका जो एब्जॉर्बेट है वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बताती हूँ मैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच गैस आर ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्ब। कौन सी गैसेस का मतलब कि जो है एड्सॉर्ब जल्दी से हो जाएंगी। तो आपका आंसर तो बिल्कुल साफ है कि वो वाली गैसेस जो जल्दी से इजिली हो जाएंगी, ठीक है। लिक्विफाई गैसेस विच लिक्विफाई इजिली, ठीक है, जो इजिली लिक्विफाई हो जाएंगी आर एड्सॉर्ब्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। और जो गैसेस होंगी, कौन कौन सी गैसेस हो सकते हैं जो इजिली लिक्विफाई होती हैं। एग्जाम्पल के लिए सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन गैस है, NH3 गैस है। तो ये बड़ी जल्दी से जो आपकी लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर का तो यहाँ बड़ा छोटा सा टॉपिक है आपका। टेम्परेचर का क्या रहेगा, देखो ध्यान से, जो सरफेस है
सपोज कि यहाँ पर मेरे पास एक कोई मिरर का सरफेस है, कांच का कोई सरफेस है, ठीक है, ये मिरर का। तो देखो सर्दी के दिन में जब वाटर की ड्रॉपलेट इसके ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, ये सरफेस पर वाटर की ड्रॉपलेट काफी देर तक एब्जॉर्ब रहेगी, एब्जॉर्ब फिनोमेना के कारण काफी देर तक यहीं पर रहेगी। लेकिन यही ड्रॉपलेट यदि समर के दिन में, बहुत ज्यादा गर्मी के दिन में पड़ेगी तो क्या होगी, वो स्प्रेड हो जाएगी और बड़ी जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि जो आपका गर्मी में टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। तो देखो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट छोटी सी लाइन है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एड्सॉर्प्शन यानी कि जो आपकी ये वाटर की ड्रॉपलेट थी इसके ऊपर, ये काफी लंबे समय तक एड्सॉर्ब यानी इसी के ऊपर ही चिपकी रह सकती है, ठीक है। कब चिपकी रह सकती है, जब टेम्परेचर कम होगा, यानी कि सर्दी के दिनों में, ठीक है। लेकिन ये बड़ी जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगी गर्मी के दिन में, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है। तो ये 3 हमारे फैक्टर हमने पढ़ लिए। तो आगे चलते हैं चौथे फैक्टर पे। तो 4th फैक्टर है हमारा प्रेशर, ठीक है। तो देखो प्रेशर का तो हम जो है अगली वीडियो में मैं आपको प्रेशर के ऊपर करवाने वाली हूँ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। इसमें हम करेंगे प्रेशर को, लेकिन आप हल्का सा आपको बता देती हूँ कि प्रेशर क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, ये बात याद रख लेना। प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एट कॉन्स्टेंट एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर। और लो टेम्परेचर होगा तो एड्सॉर्प्शन आपका क्या होगा, इंक्रीज। अभी पीछे ही पढ़ के आयो कि टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर होगा, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, मोलिक्यूल्स दूर भागेंगे, ठीक है। तो वही इसके ऊपर उल्टा प्रभाव डालेंगे, यानी कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन भी आपका बढ़ जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने पे एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है, तो इसीलिए उनके जो मोलिक्यूल्स दूर भागेंगे, तो इसीलिए जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके लिए इस प्रेशर वाले एक्सप्रेशन के लिए हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस सारी वीडियो को 2 बार देखना तो आपको बड़े अच्छे से ये सारा थ्योरी वाला सारा पोर्शन था। तो जो HBSC में है फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस तो बार बार पूछा ही जाता है, तो आप वहां से डिफरेंस जरूर देखना, ठीक है। 1-2 बार रीड करना यहाँ से, तो आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।